वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आपके सामने आर्म्स एकेडमी की तरफ से हाजिर हूँ और आज हम लोग रोटेशन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें थ्योरम ऑफ एक्सिस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आज हम लोग जानेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया था हमने पिछले क्लास में। अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस पूछे तब, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए अभी तक हमने देखा कि सर एक रॉड का, अगर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स मिडिल पॉइंट, इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था ml²/12। अगर हम एंड के अबाउट देखें तो व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ml²/3। बट क्वेश्चन अराइजेस, मान लीजिए आपसे पूछ दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तब जिसकी दूरी सेंटर से अगर l/3 है, अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ दे और डिफरेंट एक्सिस, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछ दे या इस एक्सिस के अबाउट पूछ दे या इस एक्सिस के अबाउट पूछ दे, देन वी शुड बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन थ्रू सम थ्योरम्स। तो इसी चीज को, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम का नाम क्या है? एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो थ्योरम के मदद से व्हाट वी डू, अगर कोई भी बॉडी का हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको रोटेशन में एक बच्चे को जरूर पूछना चाहिए कि सर जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं वो बॉडी का किस एक्सिस के अबाउट है। अगर अचानक से आके आपको कोई पर्सन पूछता व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज अबाउट विच एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट आप मुझसे पूछ रहे हो। अगर मुझे एक्सेस क्लैरिफाई करोगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। सीधे 2/5 mr² नहीं बोलना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क टू द फ्रंट पर्सन इज अबाउट विच एक्सिस यू आर आस्किंग। देन इफ इट टेल्स अबाउट एन, सपोज वी हैव वन स्फीयर, आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्फीयर है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एन एक्सिस which is just acting as a tangent to this solid sphere. If it is acting as a tangent, then the answer cannot be 2/5 mr²। तब तो हमें इसे निकालना होगा। तो उसी चीज को सीखने के लिए हमारे पास कितने थ्योरम है? हमारे पास दो थ्योरम ऑफ एक्सिस है। थ्योरम ऑफ एक्सिस, थ्योरम ऑफ एक्सिस, कितने थ्योरम्स है हमारे पास? दो थ्योरम है। दोनों थ्योरम को हम सीखेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे अप्लाई करके सीखेंगे हाउ टू अप्लाई देम। एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और एक क्या होता है अपने पास? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आया ना? तो वन बाय वन करके हम इन दोनों को समझेंगे। एक पहला हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखेंगे एंड देन हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका 2D बॉडीज पे लगता है और ये सारे जगह एप्लीकेबल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट विद सम कॉन्स्ट्रेंट्स, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम करता है। तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को सीखना है, कहाँ लगा सकते हैं, क्या कॉन्स्टेंट है लगाने का, दूसरा कैसे लगाया जाता है। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पहला पार्ट आ चुका है, दैट इज व्हाट? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। Theorem of perpendicular axis applicable for only two-dimensional objects. It is only applicable for two-dimensional bodies or plane lamina और plane lamina। plane lamina भी 2D ही है, तो उसी पे बस applicable होता है। It is not applicable on 3D body। क्या कहता है ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आप ध्यान से पहले पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अपने तरीके से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, एक लैमिना है। लैमिना मतलब जैसे पेड़ के पत्ता को लैमिना बोला जाता है, उसी तरीके से लैमिना मतलब अ बॉडी विच हैज ओनली 2D शेप। लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर इस लैमिना की बात हो रही है, इस लैमिना की बात हो रही है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कौन है वो एक्सिस? आई जेड। सर आई एक्स एंड आई वाई क्या परपेंडिकुलर नहीं है? नहीं, दे आर इन द प्लेन ऑफ दैट बॉडी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, which is right now in our case इस फिगर में I z is equal to sum of the moment of inertia about any two mutually perpendicular axis। I z की वैल्यू is equal to sum of
moment of inertia about any two axes which are perpendicular to each other in its own plane, उसी के plane में होने चाहिए. तो iz is equal to ix plus iy. We know ix and iy are perpendicular to each other. तो iz को हम लिख सकते हैं iz is equal to ix plus iy, where iz is an axis which is perpendicular to the plane of the body, and ix and iy must lie in the plane of the body and they must be also perpendicular to each other. तो थोड़ा ज्यादा conditions है जहां पे हम बोल सकते हैं iz is equal to ix plus iy, where all three should be mutually perpendicular to each other. All three must be perpendicular to each other, must be perpendicular to each other. दूसरा, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ix, iy, iz is the moment of inertia of the body about z axis, ये y axis, ये x axis. It is applicable only for two dimensional bodies. सिर्फ 2D बॉडी पे लगता है, 2D बॉडीज पे लगता है, हाँ या ना, 2D बॉडीज पे लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द रिंग. तो इस उसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग निकालने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट of the ring about this axis id, diameter, an axis passing through the diameter of the ring. तो सर already we have covered कि सर एक moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to its plane and passing through the center. सेंटर का ये हमें पता है, ये कितना होता है बच्चा, ये होता है, ये इसको अगर हम आई जेड बोल दे तो ये एम आर स्क्वायर होता है. किसके लिए, रिंग के लिए, जहां पे रिंग का मास m है और रेडियस r है. नाउ आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग विच इज पासिंग थ्रू द डायमीटर की तरह काम कर रहा है, डायमीटर की तरह काम कर रहा है. इसको हम आई एक्स मान लेते हैं, आई वाई मान लेते हैं. अगर आप ध्यान दोगे तो चाहे आई एक्स हो या आई वाई हो, बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में बांट रहा है. when means axis is dividing the body in a symmetrical structure. अगर आई एक्स भी देखो तो वो भी आधा आधा बांट रहा है, आई वाई देखो तो वो भी आधा आधा बांट रहा है. देन वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स और आई वाई सेम होगा. क्यों, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. तो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स must be equal to moment of inertia of the body about iy. उसका नाम हम लोग I दे देते हैं. Then what can we say? Sir, iz must be equal to ix plus iy. implies iz की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2i के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को I मान रखा है. तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस और y जो डायमीटर की तरह काम कर रहा है विल बी iz अपॉन 2, iz अपॉन 2, यानी एम आर स्क्वायर अपॉन 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायमीटर के अबाउट हाफ हो जाता है, डायमीटर के अबाउट हाफ हो जाता है. आप देखोगे हाफ एम आर स्क्वायर आ जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा रिंग होता है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ बॉडी इज एम आर स्क्वायर. अगर हम डायमीटर के अबाउट पूछे तो डायमीटर के अबाउट क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2. ये चीजें सब आपको याद होने लग जाएगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग एज ए डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाई 2. हाँ या ना. चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rectangular plate about an axis passing through the center of the plate and perpendicular to the plane of rectangular plate. मैं इसको अलग से आपके लिए करके दिखाता हूं, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा. रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहा है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहा है about an axis that is passing perpendicular to its plane and passing through the center. तो सर मोमेंट अगर इसका हम देखें तो लेंथ L है, लेंथ अगर L होगा और लेंथ अगर इसका B होगा, तो मैं क्या दो एक्सिस ले सकता हूं जो इसके एकदम यहां से पास किया होगा और यहां से पास किया होगा. दिस टू आर लाइक आई एक्स एंड आई वाई एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज आई जेड, दिस इज लाइक आई जेड. सो कैन आई राइट. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स. तो सर ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है
ये अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो आई एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा सर, एम बी बीच वाला एक रॉड की तरह रॉड स्ट्रेच है, एम बी स्क्वायर बाई 12। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है एम बी स्क्वायर बाई 12, देन यू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई, सर उसी के प्लेन में है और एकदम मिडिल से उसको डिवाइड कर रहा है, तो सर एम एल स्क्वायर अपॉन 12। नाउ कैन आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड कैन बी रिटन एज आई एक्स प्लस आई वाई। क्यों, तो उस पर परपेंडिकुलर भी है और आई एक्स और आई वाई परपेंडिकुलर भी है और उन पे आई जेड परपेंडिकुलर है एंड आउट ऑफ द प्लेन है। आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, सर एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन 12। अगर मैं मास बाई 12 को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। This is the moment of inertia of the body of a rectangular plate about an axis that is perpendicular to the rectangular plate and passing through the center. वही चीज है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, सेम चीज। आपको बातें समझ में आ रही है, दिस इज एल वाई, दिस इज एल एक्स आई वाई। तो सर ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम आराम से लिख सकते हैं आई जेड प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। अब स्क्वायर प्लेट की बात हो रही है तो बहुत आसान है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब हम स्क्वायर प्लेट लेंगे तो मेरा आई एक्स होगा, एक आई वाई होगा और इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लेट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सर हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई नहीं लिख लेंगे, आराम से लिख सकते हैं। सर हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई नहीं लिख सकते क्या, आराम से लिख सकते हैं। जहां पे आई एक्स क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, यानी यहाँ लेंथ और ब्रेथ तो इक्वल है, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, तो ये कुल मिला के सर एम ए स्क्वायर बाई 6 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज एम ए स्क्वायर बाई 6। यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है एम एल स्क्वायर बाई 6। लेंथ A can be length of the side, L can be the length of the side। आप जिससे डिनोट कर रहे हैं उसको लेके आप चल सकते हैं। दिस इज स्क्वायर प्लेट। अगर रेक्टेंगल होगा तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तो एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़े। Moment of square about an axis passing through the center perpendicular to the plane of plate is equal to, yeah, we have done this one. Next, moment of inertia of a cube about an axis passing through the center of the mass and perpendicular to the face। Sir cube है तो cube, tell me what is the individual unit of cube। अगर एक क्यूब की बात करें तो उसका एक एलिमेंट्री यूनिट क्या हो जाएगा सर, उसका एलिमेंट्री यूनिट तो एक स्क्वायर प्लेट ही हो जाएगा। अगर मैं एक स्क्वायर प्लेट का बात करूं तो उसका स्क्वायर प्लेट ही तो एलिमेंट्री यूनिट हो जाएगा। तो कभी कभी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में वी जस्ट नीड टू एनालाइज व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज, एलिमेंट्री पार्ट इज स्क्वायर प्लेट। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ क्यूब इज स्क्वायर प्लेट। पार्ट ऑफ क्यूब is square plate, so what will happen, tell me, स्क्वायर प्लेट ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही जो एलिमेंट्री पार्ट का होता है वही हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट जेड क्या हो जाएगा सर, एम ए स्क्वायर बाई 6 नहीं हो जाएगा, सेंटर से ही पूछ रहा है आपका, तो जो स्क्वायर प्लेट का होता है वही हो जाएगा अबाउट एन एक्सिस that is passing through the center is equivalent to जो स्क्वायर प्लेट का होता है m स्क्वायर बाई 6, सेम हो जाएगा। जहां पे m इज द मास ऑफ द क्यूब नॉट द मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का मास बहुत कम होगा, उसको मल्टीप्लाई अगर 100 स्क्वायर प्लेट्स ले लूं उससे बना हुआ तो एक स्क्वायर प्लेट का मास कितना हो जाएगा, m बाई 100, m बाई 100 इंटू ए स्क्वायर बाई 6 इंटू 100 एलिमेंट्स। तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आप ट्राई करो एलिमेंट्री यूनिट फाइंड करने का। अगर एलिमेंट्री यूनिट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो वही एलिमेंट्री यूनिट जिससे बना है वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, हाँ या ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, ओके द क्वेश्चन हैज कम, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या कह रहा है, लैमिना लाइज इन द एक्स जेड प्लेन, इट इज लाइंग इन द एक्स एंड जेड प्लेन। एक्स इसमें एक्स में है और जेड में है, ठीक है, वाई ऊपर नहीं उठ रहा है। If its moment of inertia about x axis is given, x axis
यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस इसको माना गया है, जेड इसको, और वाई इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी. About x axis is given, y axis is given, the moment of inertia. Very easy. सर ये तो अब through perpendicular axis theorem, through perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem, what can we say? Through perpendicular axis theorem, sir, iz is equal to ix, iz नहीं, यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है? सर आई वाई. हमेशा आई जेड हो जरूरी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज कि कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है. सर आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड लिख सकते हैं हम लोग. हर समय आई जेड नहीं लिखना है, देखना है, पहले ऑब्जर्व करना है कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, उसको लिखना है. तो सर आई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 प्लस आई जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आई वाई मेरे को दिया हुआ है इन्होंने, आई वाई कितना है? 120. तो आई जेड पूछ रहे हैं. बहुत बच्चा इसमें गलती कर देगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई करके 160 कर देगा, जबकि आई जेड का आंसर कितना हो जाएगा? 80 केजी मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट सिंपल बेसिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बच्चे जो कंसेप्ट नहीं समझ के रटने जाते हैं हमेशा कि सर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. नो, यू नीड टू एनालाइज कि पहले क्या दिया हुआ फिगर में. फिगर में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट लिखिए. फिगर के अकॉर्डिंग आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड होगा, ना कि आंख बंद करके आप सीधे लिख दीजिएगा. यहाँ पे आई जेड देखने में आई टू लग रहा है. आई जेड, ओके, दिस इज आई जेड. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट बने, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ अस. कम ऑन, लेट्स डू इट. सबसे पहले आपका काम है इसको पॉज करिए, ट्राई करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो बाय योरसेल्फ एंड देन come to look over the solution over here. In the figure shown below, find the moment of inertia of the square plate having the mass m. इस square plate का mass m है, साइड A है, about an axis 2. इस एक्सिस के बाद पास करना है, जो एक्सिस उसको डायगनली काट रहा है थ्रू द पार्ट C, जो सी पार्ट से करते हुए डायगनली काट रहा है. तो आप एक बात बताओ सर, अगर मैं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक एक्सिस ले लूं जो परपेंडिकुलर है, ये जेड मान लेता हूं, आई जेड, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट आई जेड क्या होता है, जो हमने याद कर रखा है? सर एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है. हाँ या ना? तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस क्रॉस मींस एन एक्सिस दैट इज पासिंग इनटू द स्क्वायर प्लेट. क्रॉस मतलब यही होता है. इफ यू आर नॉट एबल टू सी द क्रॉस, लेट मी मार्क इट विद व्हाइट क्रॉस. ओके, नाउ can I write, sir, I about z can be written as about this two axes, that I about two axis number 2 plus I about axis number 4. सर 2 एंड 4 पे ये एक्सेस परपेंडिकुलर है और 2 और 4 आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, दोनों डायगोनल है, और ये आउट ऑफ द प्लेन है तो परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज. और I2 और I4 बॉडी को एकदम इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, एकदम इक्वल, तो दे मस्ट बी इक्वल. लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I2 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I. तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I, इंप्लाइज I कितना हो जाएगा सर? आई जेड अपॉन 2. सर एम ए स्क्वायर अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12. तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा. सर अगर मैं एक्सिस नंबर 1 के अबाउट पूछूं तो एम ए स्क्वायर बाई 12, एक्सिस नंबर 3 के अबाउट पूछूं एम ए स्क्वायर बाई 12, एक्सिस नंबर डायगोनल के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12, इस डायगोनल के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12, एक्सिस दैट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. एक डिस्क है हमारे पास of mass m, radius r is given, about the axis passing through the diameter. Again similar question like ring की तरह का ये क्वेश्चन है. a kind of result which you remember. सर आई जेड है, आई एक्स अपना इस साइड है, आई वाई है, तो क्या वो आई एक्स या आई वाई के अबाउट पूछ रहा है विच इज एक्टिंग एज ए डायमीटर. since the body structure about mass distribution, about mass
distribution about I x or I y is symmetrical, I y is symmetrical, एकदम symmetrical है, then what can we say बच्चा? Then let I x is equal to I y is equal to I मान लेते हैं, then moment of inertia about I z is equal to moment of inertia of I x plus I y, which can be written what? Sir, I z is equal to 2 times of I, implies I की वैल्यू कितना हो जाएगा? I की वैल्यू हो जाएगा I z upon 2. What is about I z? Sir, mr square upon 2 divided by 2. सर mr I z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I z की वैल्यू वी नो कितना होता है? mr square by 2. दिस इज I z. mr square by 2. ये कहां से आया? पिछले क्लास से आया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through the perpendicular to the disk and passing through the center of the disk. ये चीजें मैंने एक समरी चार्ट में पिछले क्लास में दी थी. Go and watch it if you don't remember that one. So I told you you need to remember the results of the last class to understand further deep details of this topic. तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई के अबाउट, सर आई के अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है. mr स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज mr स्क्वायर बाय 4. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज mr स्क्वायर बाय 2. So you remember it. A moment of inertia of ring about the axis perpendicular to the ring, that is equal to mr square. Moment of inertia of disk about the axis perpendicular to the disk is mr square by 2. So you keep on remembering that stuff, then you will be able to solve the questions very fastly. Chale next. Okay, question number 4. Question number 4 for today. Calculate the moment of inertia of a uniform disk of mass 4 kg, radius is given about an axis passing through the diameter. So we have just seen, sir, moment of inertia क्या होता है? Sir, mr square by 4 of disk. So a moment of inertia about diameter कितना होता है मेरे बच्चा? mr स्क्वायर अपॉन 4. mr स्क्वायर बाय 4 होता है तो मास डाल दीजिए, मास इज 4, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाय 4. सर 4 से 4 उठ जाएगा, इट इज 4 kg मीटर स्क्वायर. हाँ या ना? 4 kg मीटर स्क्वायर आसानी से हम कर सकते थे. सो लेट अस मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे. Calculate the moment of inertia of a uniform rectangular lamina of mass 6 kg about a centroidal axis perpendicular to the plane of the lamina. Rectangular lamina है जहां पे आपका calculate the moment of inertia about uniform rectangular lamina of mass 6 है about the centroidal axis perpendicular to the plane of the lamina. तो आपको moment of inertia about किस axis centroidal चाहिए? तो I need to draw the first of all axis जिसके अबाउट बोला गया है, इस एक्सिस के अबाउट, बट इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ. तो इसका ए है, इसका बी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ तो दिया नहीं हुआ है, ब्रेथ भी दिया नहीं हुआ है, तो कैसे निकाले फिर? तो चलिए ये तो हमें पता है अबाउट जेड एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, जस्ट शुरुआत में हमने देखा था. तो यहाँ पे आई जेड मास दिया हुआ है, मास है 6 kg, 6 बाई 12 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही हो जाएगा आंसर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आंसर. अब नहीं दिया हुआ तो क्या कर सकते हैं? जो वैल्यू मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा. अगर ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा तो आप निकाल सकते, कोई बहुत बड़ा भारी बात नहीं. हाँ या ना? कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अगर वैल्यूज दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नाउ कम्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में yes we can do it. Any more question which we can do it? Yeah, one more question I can give you is that, let us do that kind of question. Suppose they are asking you what is the moment of inertia question. Just a second, let me just give you one question. Moment of inertia of the square plate
Okay, square plate about, if this is suppose okay 12 meter 5 meter of the square plate about an axis that is passing through here, about an axis passing through over here. Okay, and mass of the body is given. Suppose mass is not given. In terms of mass क्वेश्चन में ये मान लीजिए मास दिया हुआ है. Remember, I gave you one rectangular plate का क्या होता है, rectangular mh square by 6 in the last class. Please watch that video of last class. अगर mass दिया हुआ है and ये 12 और 5 दिया हुआ है, then you have to find out the moment of inertia about this axis which is passing perpendicular to the rectangular plate about this point. So very good question. So what can we do is that we can draw two axes. मान लेते हैं कि ये axis ले लेते हैं. Suppose this is as IY and we take one more axis that is IX. Now this yellow one will act as a perpendicular axis. Let that name as IZ. So I can write IZ is equal to IX plus IY. Yes or no? हाँ ना? IZ is equal to IX plus IY. Then what will happen? Tell me. Then what is the moment of inertia about IX? IX के about क्या हो जाएगा? So this is IX. For rectangular plate, mh square by 6 height should be given. So for this base, what is the height? Height is 12. So m into 12 square by 6. First one. Sir, I about y will be what? If this is y axis, what is the height about this of the triangle? Triangle is 5. So it will be m into 5 square by 6. So moment of inertia about the axis that is IZ will be, sir, m into 12 square by 6 by plus m into 5 square by 6. अगर मैं m by 6 कॉमन कर लूं तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज हाउ मच? m into 6 into I think 12 160 and 13 square by 6. 169 upon 6. This is the answer. I is equal to m into 13 square by 6. IZ is equal to 13 square. M into 13 square by 6. A very good question for perpendicular axis theorem. So ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. Next, perpendicular axis theorem में yeah, we could do this kind of questions. And चलिए आगे चलते हैं and parallel axis theorem समझते हैं. Now parallel axis theorem, पहला तो perpendicular axis theorem हमने समझ लिया. Parallel axis theorem थोड़ा easy है and इसका application it has a wide range of application क्योंकि इसमें कोई constant नहीं है. ये 2D body पे ही लग सकता है या 3D body पे लग सकता है. It can be applied everywhere. Parallel axis theorem can be applied in everywhere. So what does the parallel axis state? ये सारे जगह एप्लीकेबल है और देखते हैं क्या कह रहा है. मोमेंट, अब एक चीज समझो, कभी भी किसी इफ वी आर गिविंग एवरीथिंग आंसर इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ समथिंग, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल, तो सर मेरा स्कूल ना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है. If I ask what is the distance of hospital Amravati hospital, sir Amravati hospital distance is 10 kilometer from the station, रेलवे स्टेशन. अच्छा, तो बस स्टैंड की दूरी क्या है तुम्हारे शहर में? सर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर्स. सो वेन एवर आई एम आस्किंग यू द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, यू आर गिविंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस विद द रेलवे स्टेशन. तो जब भी आंसर हम रेफरेंस विद समथिंग देते हैं, उसी तरीके के स्ट्रक्चर इसमें भी है. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कोई भी एक्सिस का आंसर इन टर्म्स ऑफ अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सिस ऑफ थ्योरम से दे रहा हूं कि ऐसा एक्सिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस अगर मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर मैं आंसर उसके टर्म्स में दे रहा हूं देन इट कम्स थ्रू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओनली. तो I can give answer of moment of inertia of the body about any axis in terms of center of mass axis. उसके टर्म्स में जवाब देता हूं, बशर्ते द कंडीशन इज दैट द एक्सिस अबाउट विच वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बीच का दूरी मुझे पता होना चाहिए. तो कहना क्या चाह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through the center of mass plus
द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। सर समझ में नहीं आया। कहने का मतलब अगर ये मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मैं ये बॉडी का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा क्या मुझे सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या। जनरली हमें पता होता है या कभी कभी क्वेश्चन में वो निकालने भी बोला जाता है। तो जनरली हमें ICOM पता होता है। ICOM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सर I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md square mass into distance between them, the distance between center of mass वाला axis and the axis which you want to find about the axis which you want to find about the moment of inertia, उन दोनों के बीच का distance मुझे d पता होना चाहिए। अगर मुझे d पता है then I can play the role। अगर मुझे d पता है then I can play with the given situation। तो क्या है ICOM मतलब moment of inertia of the body about the axis that is passing through the center of mass। I क्या है the moment of inertia about of a rigid body about an axis which is parallel to the center of the mass and the distance d is from the axis of the rotation। So d is what? The perpendicular distance between the axis of rotation of center of mass and the axis of rotation about which we want to find the moment of inertia। तो ये d डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए तब आई कैन अप्लाई। तो इसके एप्लीकेशंस करते हैं ताकि इसको और अच्छे तरीके से हम समझ पाए। अभी तो डेफिनेशन एंड फॉर्मूला दिया है, बट इसको समझने के लिए चलिए 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है। Perpendicular axis theorem is valid only for 2D bodies, but parallel axis theorem is valid for all type of bodies। हाँ या ना? Parallel axis theorem is valid for all type of bodies। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बच्चा? क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं तो 5 था, ये 6 था, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। और अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 7th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम या मींस टोटल आज एक्सिस थ्योरम पे। तो चलिए क्या कह रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो डायमीटर की तरह काम कर रहा है और उसके सेंटर से पास कर रहा है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो ये टेंजेंट के अबाउट जो एक्सिस है उसके बताना है। तो सर यहाँ पे आसानी से हम बता सकते हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m into d square। what is d over here? d is equal to r, d is equal to r। so implies sir I is equal to moment of inertia about the center of mass which is acting as a diameter वाला, diameter की तरह बिहेव कर रहा है। और हम लोग स्फीयर में तो जो डायमीटर की तरह बिहेव करेगा वो सेंटर से पास करेगा ही। 40 ओके गुड, 40 प्लस सर मास कितना दिया हुआ है? मास तो दिया नहीं है। हाँ यहां से निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/5 m r स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 40। तो हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। मास कितना हो जाएगा सर? 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम मास इज इक्वल टू 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, तो उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? 40 प्लस 45 या 200/100, सो 100, सो इट कम्स डाउन बॉइल्स डाउन टू 140 kg मीटर स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। सो बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और जो सेंटर से पास होता है या डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है वो होता है 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर। ये हम लोग जानते हैं, इट इज अ सॉलिड स्फीयर मान के चल रहे हैं। ऑफ स्फीयर अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हॉलो नहीं बोला है, या अगर कुछ मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सॉलिड लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग सॉलिड मानते हैं। बाय डिफॉल्ट वी टेक द बाय डिफॉल्ट सॉलिड वी बाय डिफॉल्ट स्फीयर इज टेकन एज सॉलिड स्फीयर। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोर्ड है।
Sir, four rods are arranged in the form of a square. Okay. Calculate the moment of inertia of the system of rods about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the square. आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है. तो आप ध्यान दो, इट इज नॉट ए स्क्वायर प्लेट होता तो सर एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6. इट इज रॉड्स. सो इफ यू कंसिडर दिस रॉड नंबर 1, नेम ऑल द रॉड्स. दिस इज रॉड नंबर 1, दिस इज rod number 1, 2, 3, 4. So for rod number 1, I can apply what? I can apply parallel axis theorem. Sir, एक ऐसे axis है that is passing. We want to find the moment of inertia about this I. So we know we can write I is equal to moment of inertia about ICOM. ICOM is the center of mass से pass करने वाला moment of inertia वाला rod. So moment of inertia about an axis that is passing through the center of the mass plus what is the distance given? Sir, m into L by 2 the whole square. Or I think the whole for 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, all structure remains the same. So we can simply for 4 rods, we can multiply this thing into 4. I will be, sir, ICOM plus m into L square upon 4 totally will be multiplied by 4. So what is the moment of inertia of rod about an axis that is passing through the center of mass? Sir, ml square upon 12 plus ml square upon 4 multiplied by 4. क्या हो जाएगा बोलिए सर? 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 ml square plus 4 3 जा 3 ml square into 4. So 4 3 ja, so it becomes how much? 3 plus 1, 4 by 3 ml square. 4 by 3 ml square is the answer. So 4 by 3 ml square. So for all the system we calculated for 1 and we multiplied it by 4. Why? Because for all the rods there is symmetrical structure. So we multiplied it by 4. हाँ है ना? हम एक रॉड के लिए निकाल के चारों के लिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इट वाज आस्क्ड फॉर ऑल द 4 rods, not for one rod. It was asked for a system of 4 rods. Next question number 9. Okay, question number 9. Find the moment of inertia of the ring as shown in the figure. Moment of inertia of ring. Sir, ring का about the diameter half हो जाता है, हमारा स्क्वायर बाय 2 हो जाता है. तो अब ऐसा एक्सिस बोल रहा है जो उसके डायमीटर के पैरेलल एंड डिस्टेंस इज आल्सो गिवन r. तो अगर ये रिंग ऐसा है तो डायमीटर से पैरेलल एक एक्सिस है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है. बहुत इजी हो गया ये. तो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई ए बी is equal to I center of mass diametrically वाला diametrically plus m d square. तो क्या हो जाएगा सर? आई ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर वाले के क्रॉस कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2. अब ये सब आपको याद रहना चाहिए प्रैक्टिस कर करके. रिंग का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर एंड अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2. जस्ट हमने परपेंडिकुलर एक्सिस में प्रूव किया. प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस? mr स्क्वायर. तो सर एलसीएम अगर 2 ले लेंगे तो mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 mr स्क्वायर. हाँ है ना? बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस. हाँ या ना? चलो आगे बढ़े. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर नाउ 10. क्वेश्चन नंबर 10 comes in front of us. Question number 10. The moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis passing through one of the edge and perpendicular to the length. Moment of inertia of a rod of mass m about an axis passing through one edge and perpendicular to the length of a rod passing through one edge. Say, so let me draw one rod and moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to the rod.
ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ये इसके अबाउट मुझे ये ICOM हो जाएगा। अगर ये टोटल लेंथ है तो ये दूरी भी मुझे पता चल जाएगी। हाउ मच इज द दूरी, हाउ मच इज द दूरी, this can be L by 2, so I can write about ICOM about AB. So moment of inertia about IAB can be written as sir ICOM plus MD square। सर ICOM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होता है सर, M लेंथ स्क्वायर बाय 12 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, एंड के अबाउट डिस्टेंस कितना है सर, M L बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, M L स्क्वायर बाई 12 प्लस M L स्क्वायर बाई 4, क्या हो जाएगा 3 + 1 4 ml स्क्वायर बाई 12, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 3। हाँ है ना, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है and we want to find about an axis which is passing through about this point and इसकी दूरी यहां से दी हुई है कितना L by 3। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं सर I अबाउट ये एक्सिस AB, this is length mass M length L, what they do is I about AB is equal to सर I, ये क्या करते हैं एंड वाला ले लेते हैं, एंड वाले से दूरी ले लेते हैं सर, दैट इज M L स्क्वायर अबाउट 3 प्लस M L बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये करके बच्चे फंस जाते हैं, ये करके फंस जाते हैं। क्यों, तो जहां से दूरी दिया है उस एक्सिस के अबाउट मत सोचिए, इस एक्सिस के अबाउट रॉड का कितना होता है ML स्क्वायर बाई 3, तो बच्चे क्या करते हैं ML स्क्वायर बाई 3 प्लस ये, नो वन, दिस शुड बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। सो इट शुड बी सर IAB is equal to ICOM plus MD square। Now you need to find out the D, for that you need to find out the center of mass, ये है, और ये दूरी कितना हो जाएगा, तो सर L by 2 minus L by 3, I think 6 3L minus 2L, that is L upon 6 हो जाएगा। Now you can find it out, सर ICOM कितना होता है, IAB is equal to M L square by 12 plus M L by 6 का whole square। If you will do it, so it will come down to ml square by 12 plus ml square upon 36. So you take 36 3 times 3 ml square plus ml square. So it is 4 ml square upon 36. So it becomes ml square by 9. सो ये वाला प्रोसेस मत करिएगा, जहां से डिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन में उसी से निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, ना कि आप कहीं पे ले सकते हैं, किसी और के रेफरेंस नहीं, रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में आपको सबका डिस्टेंस बताना है, उसी तरीके से किसी और एक्सिस के अबाउट नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि वो वहीं से प्रूव हुआ है, उसका एक दो प्रूविंग है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग फोकसिंग मच ऑन प्रूविंग बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन नीट, तो प्रूविंग उसका दे नहीं रहा और बच्चों को याद रहता भी नहीं है ज्यादा। So the main thing is application of the knowledge. How can you apply in different kind of question? Thinking ability should improve, not the learning ability, thinking ability. याद करने की क्षमता तो आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट बढ़ा ही रही है, बट सोचने का दायरा, सोचने और समझने की चीजें फिजिक्स समझाती है, तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन फिजिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड थिंकिंग पर्पस, जो ज्यादातर मैथ्स करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट कैन बी सेड, दिस क्वेश्चन इज 10 11 12, so let it be question number 11, this was question number 11, now question number 12, the
The moment of inertia of a square lamina about an axis passing through the center of the mass of the center of mass and perpendicular to the plane is itna. Then its moment of inertia about an axis touching its side and plane, its side and in the plane of the lamina will be. तो आपको moment of inertia of a square lamina about the moment of inertia of a square lamina about an axis passing through the center of lamina है ये, lamina मतलब प्लेट है, मान लो A moment of inertia about an axis passing through the center of mass perpendicular to the plane is 30. Okay, now I want to find the moment of inertia about an axis touching its side and it is in the plane of the lamina. टच कर रहा है एंड प्लेन है, प्लेन में इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है. इस एक्सिस के अबाउट आपको कैसे निकलेगा? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो अगर मैं इसी तरीके से इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूं और इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूं, तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाएगा तो इस एक्सिस के अबाउट पता चल जाएगा. तो अगर मैं इसका नाम आई एक्स देता हूं और ये आई वाई है, देन दिस कैन रेड वन कैन एक्ट एज आई सी ओ एम कैन एक्ट एज आई जेड. सो आई कैन राइट फ्रॉम perpendicular axis theorem, I can say I about COM is basically IZ, that is IX plus IY, implies ICOM how much? Center of mass के about कितना बच्चा 30 है, and that can be written as 2I. Why? चाहे आप ये वाला पिंक ले लो या ये बॉडी को इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. सो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 kg meter square. 15 kg meter square. Now since I've got about the IY or IX, I can apply the parallel axis theorem using parallel axis theorem. Parallel theorem. Using parallel axis theorem, I can say moment of inertia about I is equal to moment of inertia about IY plus md square. क्योंकि आई वाई भी जो है वो भी सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है. दिस इज सेंटर ऑफ मास ओनली. आई सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा सर? आई इज इक्वल टू आई वाई कितना है अपने पास? दिस इज आई वाई, आई के अबाउट दैट इज 50 प्लस मास नहीं दिया हुआ है. सो अगेन ए इज नॉट गिवन. इफ ए इज नॉट गिवन देन हाँ चलिए, तो ये इसके अबाउट आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है सर? एम ए स्क्वायर अपॉन 6. एम ए स्क्वायर अपॉन 6 इज गिवन 30. सो आई कैन राइट एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 30 अपॉन into 6. So I can get a square as 30 into 6, या मास यहां से निकाल सकते हैं. मास इज इक्वल टू 30 into 6 अपॉन a स्क्वायर. यूज कर लेते हैं वहां पे. मास इज 30 into 6 अपॉन a स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a by 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 4. a स्क्वायर कट गया. 2 3 जा 2 2 जा 2 15 जा 15 into 3 is 45. I is equal to 60 kg meter square. I is equal to 60 kg meter square. D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू यहां से हम आराम से लिख सकते हैं. D की वैल्यू इज लाइक a by 4, a by 2. a by 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर by 4 हो जाएगा. हाँ या ना? And we can get the moment of inertia. It was a good combination of perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. A very nice question. बहुत ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन है. नेक्स्ट कैन वी डू क्वेश्चन नंबर 12 के बाद? ओके, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. 4 rods each of length 2a. चारों रॉड जो है लेंथ कितने का? 2a का है. इज टेकन एज शोन इन रॉड से. ये एक स्क्वायर लैमिना नहीं है, रॉड्स है. टोटल मास ऑफ द रॉड इज m. ओके, टोटल मास ऑफ ऑल द रॉड सबका मिलाकर. सो दिस इज m by 4 m by 4 m by 4.
find moment of inertia of the square frame का बताओ about an axis passing through the center perpendicular to its plane. एक रॉड का करते हैं फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So if you see, this is our axis about which we have to find out. So we can find for one rod, 1 number rod, 2 number rod, 3 number rod, 4 number rod. For one rod, for rod rod 1. So if you can want to find out, what I can write, tell me, sir, I about center of mass. So moment of inertia of the rod about, let it be I. So moment of inertia of this of rod 1 for this I is equal to I center of mass plus md square. सर सेंटर ऑफ मास का अबाउट क्या हो जाएगा? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हो जाएगा. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. तो चलिए करते हैं. तो सर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है? m/4 m डैश m l square upon 12 l square upon 12 plus m dash into what is the distance? Distance is a square. What is a? A is equal to, this is l square m dash, what is the length? 2a square upon 12 plus m dash into d square, that is a square. कितना हो जाएगा? m dash का वैल्यू क्या होगा? m/4. So m/4 4a square by 12 plus m/4 into a square. 3 plus 1 4 ma square upon 12 ma square by 3. Therefore total I of system about moment of inertia about of system through I is equal to whatever we have got, ma square by 3 into 4 times for 4 rod. For 4 rod same thing will be happening. So 4 rod is equal to 4 ma square by 3. 4 ma square by 3. I hope you are getting it. For one rod, what I did, sir, for one rod, moment of inertia of this rod about the center of mass plus moment of inertia of I can find out the moment of inertia of one rod with respect to I as ICUM plus MD square. What is ICUM? ML square upon 12. What is mass? M/4 m dash plus m dash into what is the distance? A square. So m dash is m/4. What was the length? L 2a square divided by 12. If we calculate, it came down to be ma square by 3. Then what is the moment of inertia of the system about this I? We will multiply it into 4 times. So it is symmetrical structure, so we can multiply. Chali next. Okay, question number 14. Question number 14. 4 spheres having mass m and radius r are placed with the center of with the centers on the 4 corner of the square. Okay, with the centers on the 4 corners of a square of side A. Okay, then the moment of inertia of system about an axis along one of the side of the square is, मान लीजिए moment of inertia about ये axis find करने बोल रहा है, x y dash. So if I want to find out, let this number be 1 number sphere, 2 number sphere, 3 number sphere, 4 number sphere. So moment of inertia of the system is equal to moment of inertia of I1 plus I2 plus I3 plus I4. So for body 1, this axis moment of inertia about I y dash for one number body will be simply 2/5 times of m into what is the radius r square. So 2/5 times of m into r square. Nice. For body number 2, same, I about y dash is equal to 2/5 times of mr square y. This axis is acting as the axis passing through the center of the sphere, and it will be 2/5 mr square. For body 3 के लिए क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए जरा.
body 3 के लिए you need to find out an axis that is passing through the center and it is at distance how much a. So we can use moment of inertia about I y dash is equal to I com plus m into a square. So I com of क्या होता है 2/5 m r square plus m a square. और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर फोर्ड हो जाएगा. फॉर बॉडी फोर्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. आई वाई डैश का क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर. देयरफॉर टोटल आई कितना हो जाएगा, आई फॉर टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा सर एम आर स्क्वायर अपॉन 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इंटू 2 क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों को ऐड करना है आपको, ये तरीका है. सो टोटल 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा प्लस एम ए स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा. हाँ या ना. सो टोटल क्या आ जाएगा, आई टोटल 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2/5 नॉट 2/5 प्लस एम ए स्क्वायर इंटू 2. यही आपका आंसर. हाँ या ना. So this was also a nice question which comprised of 4 spheres और हमें moment of inertia निकालना था about the axis, one of the about green one. चलिए next करते हैं question number 50. Question number 15. Question number 15. Three identical thin rods are of masses ml are joined to form equilateral triangular frame. The moment of inertia of the frame about an axis parallel to one of its side, okay, parallel to one of its side, yes, and the moment of and passing through the opposite vertex. अगर रॉड का हम लोग देखें तो जितना एंगल बनता है उसका हम लोग कर चुके हैं फॉर सेकेंड क्लास के लेक्चर में. और इस रॉड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं which is passing through the center of mass and the दूरी will be how much. So this is the दूरी. So what is the distance? Distance will be this one. Equilateral triangle of side अगर A ले ले तो ये कितना हो जाएगा बच्चा. So this plus a by 2 is equal to this one. So let it be x and this will be a by 2. So x square plus a square by 4 is equal to a square. So we can use x square is equal to a square minus a square by 4. So x square is equal to a square by 4. Okay. So now moment of inertia for 1 number rod, 2 number rod, 3. So total क्या हो जाएगा for 1 rod number 1 and 2. Moment of inertia of the rod कितना हो जाएगा सर, m mass m l square a square by end के अबाउट कितना होता है बच्चा, एंड के बाद होता है m square by 3 sin square theta, sin square 60 डिग्री. कितना हो जाएगा sin square 60 डिग्री. So what it will be, tell me sir. ma square by 3 into root 3 by 2, 3 by 4, 3 got cancel, ma square by 4. 1 और 2 के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर होगा. 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर बॉडी 3. ये चीज आपको समझने के लिए पिछले क्लास का लेक्चर में देखना होगा कि जब भी एक एक्सिस से रॉड एंगल 60 डिग्री बनाता है देन एक कॉस कंपोनेंट आएगा, एक साइन कंपोनेंट आएगा. साइन कंपोनेंट विल बी लाइक परपेंडिकुलर, तो एम एल साइन थीटा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 फॉर बॉडी नंबर 3. ये रॉड नंबर 3 के लिए आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर. आई सी ओ एम क्या हो जाएगा, रॉड का एम अगर देखें तो उस एक्सिस के अबाउट मास कितना दूरी है सर, एम आर स्क्वायर हो जाएगा. एम आर स्क्वायर रॉड का इसी एक्सिस के अबाउट मास एम ले लेते हैं, एम इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
खुद के एक्सिस के अबाउट अगर मुझे देखना है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी अगर घूम रहा है, देन आई डू नॉट नीड टू moment of inertia above rod about an axis that is passing through itself. Okay, so we need not need to apply this parallel axis theorem क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रॉड का तो जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पूरा मास ही उसी रो एक्सिस पे लाई कर रहा है. जीरो प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस m, व्हाट इज द डिस्टेंस 3a square, 3a square by 4. So something like 3ma square upon 4. So therefore total what will be moment of inertia? If I want to write total moment of inertia will be ma square by 4 into 2, ma square by 4 into 2. Therefore I total कितना हो जाएगा? ma square by 4 into 2 plus 3ma square by 4. 2 plus 3, 5 ma square by 4. 5 ma square by 4 is the final answer. इस रॉड का हमने निकाल लिया हाउ, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 डिवाइड प्लस इस रॉड का अगर बात करें तो ये रॉड अ काइंड ऑफ मास है जो उस एक्सिस के अबाउट घूमता रहेगा और मास इज एम और दूरी इज एक्स और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा क्योंकि सारा मास उसी एक्सिस पे लाई करता है. एक रॉड का उसी एक्सिस के अबाउट कितना होता है? जीरो होता है. या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास करे या एंड से पास करे. इसके अबाउट ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा जो मैंने लिखा है. हाँ है ना? वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Three identical thin rods of each of length L mass are joined together to form a letter H. What is the moment of inertia of about one of the side? Okay, so we have three rods to form H. Moment of inertia of this H about one of the sides of the H. Length सबका L है. तो for rod number 1, for rod number 1, 2 and 3 तो हम लोग अलग अलग निकाल के कर सकते हैं. फॉर रॉड 1 अबाउट एक्सिस, अबाउट रॉड 1 अबाउट एक्सिस, लेट इट बी x x डैश और y y डैश, y y डैश. तो अबाउट एक्सिस y y डैश व्हाट इट विल बी, अबाउट y y डैश इज इक्वल टू 0 क्योंकि पूरा रॉड उसी एक्सिस पे है. और रॉड 2 ये एक्सिस क्या के अबाउट यानी ये एंड के अबाउट है. क्या हो जाएगा? आई अबाउट वाई वाई डैश इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन व्हाट, एंड पे है तो क्या हो जाएगा 3, मिडिल में होता है तो 12. एंड फॉर दिस एक्सिस ये एक्सिस के अबाउट घूमता रहेगा तो फिर अगेन दूरी एल है. तो फॉर रॉड 3 आई अबाउट वाई वाई डैश इज नथिंग बट इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड जितनी दूरी पे घूमता रहेगा तो काइंड ऑफ मास विच इज रोटेटिंग एट ए डिस्टेंस एल. सो एम एल स्क्वायर हो जाएगा. जस्ट पिछले केस में हमने देखा था कि अगर ये मास, अगर आप एक पैरेलल एक्सिस भी लेते हैं ये एक्सिस प्लस एम डी स्क्वायर तो फिर इस एक्सिस के अबाउट उसका थर्ड वाले का रॉड का जीरो हो जाएगा. सो एम एल स्क्वायर ही आएगा. देयरफॉर आई टोटल कितना हो जाएगा सर? एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस 0 आया ना. तो 3 प्लस 1 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 3 क्या हो जाएगा? 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 3. आई होप यू गॉट इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिए. अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है ये जो आपको याद रखनी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. अगर मैं एक सॉलिड सिलेंडर का बात करूं तो अबाउट एक्सिस दैट इज पासिंग इन द मिडिल इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2. क्यों? तो सॉलिड सिलेंडर इज मेड ऑफ डिस्क. तो डिस्क 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 ये पढ़ा चुका हूं मैं पिछले क्लास में. बट अगर वही सॉलिड सिलेंडर के एकदम बीचों बीच जा रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो आपको कुछ नहीं करना है. एक इसको रॉड की तरह समझना है. तो रॉड का बीच के अबाउट क्या होता है सर? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक कंपोनेंट याद रखिएगा दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 4.
इसका बहुत बड़ा प्रूविंग होता है, आपको याद रखने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ। और सॉलिड सिलेंडर के अगर बीच से जाएगा देन यू हैव टू रिमेंबर, और सबको याद भी रहता है सर, डिस्क जैसा mr² 2 बट अगर ये सॉलिड सिलेंडर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एकदम मिडिल ऑफ द लेंथ परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सिलेंडर है, तो इसको रॉड की तरह अगर सोचिएगा तो रॉड की तरह ml² 12 प्लस एक कंपोनेंट mr²/4 ऐड होता है, याद रखिए इसमें भी होने वाला, क्यों, एंड के अबाउट है, तो फिर क्या हो जाएगा सर ml²/3 अगर मैं इसको रॉड समझू, और एक कंपोनेंट याद क्या रहा, mr²/4 ये दोनों कंपोनेंट आपको याद करके चलना है। अगर रॉड जैसा है मिडिल से तो ml²/12, अगर एंड पे तो ml²/3, एक कॉमन कंपोनेंट क्या याद रखना है, mr²/4, ठीक है। एंड दिस वाज फॉर दिस टू एंड दिस वन। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का अगर रिंग जैसा होता है तो हॉलो सिलेंडर का mr² होता है। फिर अगर इसके बीच से बात करेंगे तो सर ml²/12 प्लस mr²/2 हो जाएगा। याद करो रिंग का आधा कितना होता है, रिंग का डायमीटर जैसा कितना हो जाता है, रिंग का डायमीटर जैसा काइंड ऑफ, अगर ये एलिमेंट्री रिंग लोगे तो उसका डायमीटर वाला का क्या हो जाएगा, mr²/2। अगर पिछले केस में अगर यहाँ पे एक तुम डिस्क लोगे तो डिस्क का डायमीटर जैसा क्या हो जाता है सर, mr²/4। तो वो याद रखने का टेक्निक है, फर्स्ट टेक इट एज अ रॉड एंड देन दैट डिस्क का डायमीटर दैट इज mr²/4। नेक्स्ट वाले में टेक इट एज अ रॉड दैट इज ml²/12 एंड रिंग का डायमीटर इज mr²/2। अगर मैं आपसे पूछ दूं फिर इसमें, मान लो सर ऐसा रॉड है, ऐसा हॉलो सिलेंडर है and about an axis that is passing through the end, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे मुझे, प्लीज बताओ क्या हो जाएगा सर, ml²/3 प्लस mr²/2, कुछ नहीं, इजी पीजी है, हाँ या ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। This is the way we can find out the moment of inertia of the bodies. Moment of inertia of the bodies for different distribution. चलिए आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हम रेडियस ऑफ जायरेशन एंड देन टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी केम टू नो अबाउट द एक्सिस थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके थ्रू कैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का अबाउट डिफरेंट एक्सिसेस हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मन लगा के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल एंड टैब्स, डू नॉट यूज टीवी एंड लैपटॉप मोड। अपना मन लगा के पढ़िए, एग्जामिनेशंस बहुत करीब आ रहे हैं। कीप मींस केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।